हेलो एवरीबडी, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। माय नेम इज़ तान्या एंड आज हमारा क्रैश कोर्स का डे 3 है वेयर वी विल बी डूइंग प्रैक्टिस सेट 3। प्रैक्टिस सेट 1 एंड 2 हम लोग कर चुके हैं। नाउ वी विल डू प्रैक्टिस सेट 3। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ बेस्ड ऑन प्रेपोजिशन, आपके सिलेबस में है। देन सम क्वेश्चंस ऑन बेस्ड ऑन टॉपिक सेंटेंस। आपको पता है आपके सिलेबस में सेंटेंस नाम का एक टॉपिक है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। स्पेलिंग एरर्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। देन वी हैव सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ वोकैबुलरी। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और सीखेंगे कि कौन से प्रेपोजिशन का यूज कैसे किया जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट, यू कैन रीड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशंस। तो फर्स्ट से लेके 7 तक सिर्फ प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए मेरे साथ अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। शी लर्नड रशियन डैश द एज ऑफ 45। शी लर्नड रशियन in the age of 45. She learned Russian by the age of 45, at the age of 45, on the age of 45. अब देखिए पर्सन की हमें एग्जैक्ट एज बताई गई है कि at the age of 45। जब भी हमें एग्जैक्ट एज बताई हो, एग्जैक्ट टाइम बताया हो, एग्जैक्ट जगह बताई हो, हम क्या यूज़ करते हैं? at का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पर? at। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइस, सेकेंड वन पे आते हैं। डैश द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर वी विल हैव मेड ओवर 10 लाख। ये हमें बोला गया है नेक्स्ट ईयर के ख़त्म होने तक हम लोग ने 10 लाख बना लिए होंगे, ऐसा कुछ बोला गया है इस सेंटेंस में। सो टू द एंड ऑफ नहीं हो सकता। फ्रॉम द एंड ऑफ, फ्रॉम हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी फ्यूचर में किसी चीज़ की बिगिनिंग करनी हो। फॉर एग्जाम्पल हम बोलें फ्रॉम मंडे मैं ये करने वाला हूँ, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट ईयर के एंड की बात की गई है, एक टाइम लिमिट दिया गया है। तो जब टाइम लिमिट दिया गया होता है हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। हम लोग जब भी टाइम लिमिट देते हैं हम लोग बाय का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैं शाम 4 बजे तक आ जाऊँगा, आई विल बी बैक बाय 4 PM। तो एक 4 बजे तक की लिमिट दे दी, तो फ्यूचर में भी टाइम लिमिट दी गई है, हम लोग बाय का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। शी ऑलवेज गेट्स, पहले तो यहाँ पर गेट्स होना चाहिए, एक सेकेंड। गेट्स अप अर्ली डैश द मॉर्निंग एंड गोज टू द बेड लेट डैश नाइट। इन द मॉर्निंग, इन नाइट, एट द मॉर्निंग, एट नाइट, एट द मॉर्निंग, इन नाइट, या फिर इन द मॉर्निंग, एट नाइट। जब भी हम लोग टाइम ऑफ डे की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नून, नाइट, मिडनाइट, तो इनके साथ हम जनरली क्या यूज़ करते हैं? इन और एट का यूज़ करते हैं। जब हम मॉर्निंग की बात करते हैं, हम इवनिंग की बात करते हैं, जो ड्यूरेशंस हैं। ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये क्या है? टाइम ड्यूरेशंस, कुछ आवर्स का। तो इनके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इन यूज़ करते हैं। जब हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं, एग्जैक्ट टाइम जैसे मैंने बताया, हम एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं? एट का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको बोला गया है नून, नून का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट दोपहर के 12 बजे, तो उस वक्त हम क्या बोलेंगे? एट नून। ठीक है, अगर हमें बोला गया है मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब क्या होता है? रात के एग्जैक्ट 12 बजे, तो उस वक्त पे हम क्या बोलेंगे? एट मिडनाइट, क्योंकि ये एक्यूरेट टाइम है, स्पेसिफिक एग्जैक्ट टाइम है। और हमें अगर दिया गया है नाइट, नो नाइट इज़ अ ड्यूरेशन, बट ये एक एक्सेप्शन है। नाइट के साथ भी हम लोग इन द नाइट नहीं लगाते, हम लोग एट नाइट लगाते हैं, तो यहाँ पर भी एट आएगा। तो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन सब के साथ इन आता है। नून, मिडनाइट, नाइट के साथ क्या आता है? एट। ठीक है, अदरवाइज आपको ऐसा दिया हो सनराइज, सनसेट, उसके साथ भी एट आएगा। ठीक है, डस्क, डॉन, एट डस्क, एट डॉन, उनके साथ एट ही लगता है। ठीक है, सो इन, एट will be the correct answer. Accordingly option D is the answer for question number 3. ठीक है guys, आगे रीड करते हैं क्वेश्चन 4। That's a good restaurant dash the end of the street. एक अच्छा रेस्टोरेंट है वो एंड ऑफ स्ट्रीट पर। तो इन द एंड ऑफ द स्ट्रीट, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ऑन द एंड ऑफ द स्ट्रीट, बाय द एंड ऑफ द स्ट्रीट। जब भी एक जगह की, कोई भी एक जगह है, कोई भी एक सरफेस है, उसकी किसी पर्टिकुलर लोकेशन की बात की गई है, तो हम क्या लगाते हैं? उसके साथ एट लगाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर एज, पर्टिकुलर
प्लेस हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बोर्ड की मैं बात करूं, अब मैं जब बोर्ड पर लिख रही हूं तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। लेकिन मैं इस पूरे बोर्ड के सरफेस की सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पर लिख रही हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ टॉप पर लिख रही हूं तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम राइटिंग एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द बोर्ड। जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है मैं सिर्फ वहां पर लिख रही हूँ, तो वो एक पर्टिकुलर जगह हो गई। समझ रहे हैं, उस वक्त मैं एट लगाऊंगी, अदरवाइज मैं ऑन इन सब का यूज करती हूँ। और यहाँ पर क्या बोला गया, स्ट्रीट है लेकिन स्ट्रीट का एंड जो है वहां पर, तो अकॉर्डिंगली एट। ऑप्शन बी, एट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। मेनी ऑफ अस ईट डैश फोक एंड स्पून। हम में से बहुत लोग फोक एंड स्पून से खाते हैं, फोक एंड स्पून के साथ खाते हैं। तो व्हाट विल वी यूज हेयर, विद फोक एंड स्पून। मेनी ऑफ अस ईट विद फोक एंड स्पून, जिसे हम यूज करते हैं साथ में, तो ऑप्शन ए। आई गेस यहाँ तक आपके आंसर सही हो रहे होंगे। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। आई रैन डैश जॉन येस्टरडे एज इट वॉज अ प्लेजेंट surprise. I ran by John yesterday. I ran off John yesterday. I ran into John yesterday. I ran beside John yesterday. अब देखिए, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको suitable नहीं लग रहा होगा, बट वन ऑप्शन इज देयर विच इज करेक्ट। वो ऑप्शन क्या है, into। मैं आपको बता देती हूँ, ran into एक फ्रेज होता है, ठीक है। ran into एक फ्रेज होता है, रन इनटू समवन का मतलब क्या होता है, ये एक फ्रेज होता है जिसका मतलब क्या होता है कि किसी से अचानक मिल जाना। ठीक है, सडनली कोई आपके सामने आ जाता है, अचानक से आपको कोई मिल जाता है या आप किसी से मिल जाते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रैन इनटू। आई रैन इनटू जॉन येस्टरडे, इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो इसका मतलब क्या था, कल मैं अचानक से जॉन से मिला और ये एक बहुत अच्छा सरप्राइज था मेरे लिए। ठीक है, सो किसी से अचानक मिल जाना, किसी का अचानक सामने आ जाना, दैट इज व्हाट वी मीन बाय रैन इनटू, रन इनटू। तो रैन के साथ जब इनटू लगता है ये एक फ्रेज बनाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ। ठीक है गाइस, उसके बाद आते हैं ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे, आई एक्सेप्टेड द ऑफर डैश सर्टेन कंडीशंस, ऑन सर्टेन कंडीशंस, इन सर्टेन कंडीशंस, बाय सर्टेन कंडीशंस, विद इन सर्टेन कंडीशंस। अब इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग मुझे देंगे इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन होगा, यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड कल हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, करते हैं वो क्वेश्चंस जो बोर्ड के इस तरफ हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11, 4 क्वेश्चंस हैं जो सेंटेंस टॉपिक पर बेस्ड है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस तो हम लिखते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, वॉट एवर, लेकिन जब भी हम कोई सेंटेंस कहते हैं या जिस बिहेवियर के साथ, जिस मूड के साथ हम सेंटेंस कहते हैं या हम क्या कहना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंड करती हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, उस पर कैसे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जो क्वेश्चन पूछते वक्त आपने बात कही, उस तरह के सेंटेंस को हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आपने कोई भी नॉर्मल बात कह दी, उसे हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आपने बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ कोई बात कही या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा दुख एक्सप्रेस करते हुए कोई बात कही, उन्हें हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, जहाँ पर हम लोग एक्सक्लेम करते हैं। ठीक है, उसके बाद अनदर सेंटेंसेस आते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जब हम किसी को ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस मैं अभी आपको वन बाय वन सबके एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी। चलिए देखिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या बोला गया है, डू यू नो वेयर माई आईपॉड इज क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है ये कौन से तरह का सेंटेंस है। इज इट अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पर कोई भी बात डिक्लेयर करते हैं आप लोग। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, जो एक फुल स्टॉप से एंड होते हैं, पीरियड से फुल स्टॉप से एंड होते हैं, जहाँ पर आप कोई भी नॉर्मल बात डिक्लेयर करते हैं, कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट देते हैं, उस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। सेकंड आ जाते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। सेकंड ऑप्शन में है इंपैरेटिव। इंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, जब भी आपको सेंटेंस में दिखे कि कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, जैसे मैं रिक्वेस्ट करूं प्लीज़ हेल्प मी, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है ओपन द डोर, क्लोज द डोर, स्टैंड अप,
वॉट एवर इट इज़, ठीक है। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पर कमांड, सजेशन, ऑर्डर ऐसा कुछ कहा जाए, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव, जो एंड होते हैं विद अ क्वेश्चन मार्क, जो सेंटेंसेस विद अ क्वेश्चन मार्क एंड होते हैं, जहाँ पर इंटेरोगेट किया जा रहा है, इंटेरोगेट का मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड विद अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो एक्सक्लेमेशन जो ऐसे साइन होता है उससे एंड होते हैं, जहाँ पर किसी भी तरह का हम कह सकते हैं बिहेवियर या कोई भी जो आपका करंट मूड है, जैसे आप किसी चीज़ को देखकर एक्साइट हो गए, आप कहेंगे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग या कुछ भी, ठीक है। जब ऐसे सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं, उस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस में क्या है देखिए गाइस, क्वेश्चन मार्क, डू यू नो वेयर माई आईपॉड इज, क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द हाउस इज ऑन फायर, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, द हाउस इज ऑन फायर, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आते हैं, एना आंसर द कॉल। एना आंसर द कॉल, ये क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है, काइंड ऑफ किसी को कमांड दी जा रही है कि कॉल आंसर कीजिए। तो क्या होना चाहिए इनमें से, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव। इट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वन पे आते हैं, यू आर अ गुड बॉय। नॉर्मली कहा गया, एंड्स विद फुल स्टॉप, ये भी फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, बट यहाँ से हमको समझ आ रहा है ऑर्डर दिया जा रहा है। अब मैं नॉर्मली एक स्टेटमेंट देती हूँ, यू आर अ गुड बॉय, मैंने डिक्लेयर कर दिया यू आर अ गुड बॉय, मेरी स्टेटमेंट है, तो वो क्या हो गया, एक असर्टिव, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इन्हें हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। ऑलराइट, तो ये है 4 क्वेश्चन टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे क्या होती हैं, कौन कौन सी सेंटेंस में कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा, और अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है गाइज। उसके बाद आते हैं अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास पेक्यूलियर, ठीक है। पेक्यूलियर के करेक्ट स्पेलिंग क्या होते हैं, PECULIAR। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑड, अजीब, ठीक है, स्ट्रेंज। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय पेक्यूलियर। और करेक्ट स्पेलिंग अगर हम लोग देखें तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। साइकोलॉजी के करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, यहाँ पर पी साइलेंट होता है, इट स्टार्ट्स विद पी एंड पी इज साइलेंट। और सभी ऑप्शंस में से देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी, ठीक है गाइस। सो ये तो हो गए स्पेलिंग एरर्स वाले वर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आते हैं वोकैबुलरी बेस्ड। चूज द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग। हमें सिनोनिम चूज करना है 2 वर्ड्स का, एक वर्ड है हीस्ट, एक वर्ड है बोल्स्टर, ठीक है गाइस। अब स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में भी पूछा था कि वोकैबुलरी कैसे याद रखें, ये क्वेश्चंस हम लोग कैसे करें या वर्ड्स कैसे याद रखें। तो देखिए, देयर इज़ नो ट्रिक, कोई भी ट्रिक नहीं है। हाँ, एक तरीका है, और वो तरीका है आपकी कंसिस्टेंसी। आप लोग डेली कुछ वर्ड्स उठाइए, किसी भी बुक से उठाइए, आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, कोई बुक रीड करते हैं, कहीं से भी कोई 5 क्वेश्चंस उठाइए, ठीक है। उन 5 क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस नहीं, 5 वर्ड्स, डेली नए 5 वर्ड्स आपको याद करने हैं। नए 5 वर्ड्स याद करने हैं, उसके मीनिंग क्या है, उसके अपोजिट क्या है, ये आपको याद करने हैं। और हर दिन हर वर्ड्स को रिवाइज करना है, नए भी पुराने भी हर दिन आपको रिवाइज करने हैं। धीरे 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 धीरे, एक वर्ड भूलेगा 10 वर्ड भूलेंगे, लेकिन जहाँ आपने 100 पढ़े हैं वहाँ से आपको 10 भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं। कंसिस्टेंसी अपनी एक्यूरेट रखनी है, कंसिस्टेंसी लेवल अपना सही रखना है। आप लोग डेफिनेटली वोकैबुलरी कर सकते हैं। यू ओनली नीड टू बी कंसिस्टेंट। हमेशा आपको वर्ड्स को सीखना है, और सीखना ऐसे नहीं है क्रैम करना है, उनका प्रैक्टिकल यूज़ कीजिए। जहाँ आप कोई नॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं, हिंदी वर्ड यूज़ करते हैं, उसकी जगह आप लोग ये वर्ड यूज़ कर लीजिए। आप लोग किसी चीज़ को ऑड बोलते हैं, स्ट्रेंज बोलते हैं, उसकी जगह आप लोग पेक्यूलियर बोलना सीखिए। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका वोकैबुलरी इंप्रूव होगा, ठीक है गाइस। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट वर्ड्स पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट वर्ड इज हीस्ट, और हमें इसका अपोजिट बताना है। ऑप्शंस हैं हमारे पास, डीले, थेफ्ट, प्रोटेस्ट, कन्फर्म। हीस्ट का मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ डकैती, ठीक है, थेफ्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन
बी, ठीक है। थेफ्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द वर्ड हीस्ट, चोरी, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट वर्ड इज बोल्स्टर। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? मॉक, मॉक का मतलब क्या होता है? टॉन्ट, ठीक है। बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना किसी को। हम कहते हैं ना, मैं उसके पीछे हूँ, मैं उसे सपोर्ट करता हूँ, मैंने उसको अपनी पूरी होल्ड रखी है, कुछ भी काइंड ऑफ सपोर्टिव होना, उसी को हम लोग बोल्स्टर कहते हैं। बोल्स्टर्स एक्चुअली मीन्स सपोर्ट, जैसे हमें ऑप्शन में भी दिया है। मॉक का मतलब होता है टॉन्ट, ठीक है, चिढ़ाना, टांग खींचना। क्वर्क हम लोग जनरली वर्ड यूज़ करते हैं, क्वर्की नेचर। क्वर्की नेचर मतलब थोड़ा अलग, स्ट्रेंज, ऑड काइंड ऑफ नेचर, ठीक है। उसके बाद आता है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकल, लॉजिकल, रैशनल, ये सारे वर्ड्स मीनिंग है किसके? कोहेरेंट के। अकॉर्डिंगली बोल्स्टर का करेक्ट वर्ड क्या है? सपोर्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है गाइज। इसके साथ 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, यही पैटर्न एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए मिलेंगे हम लोग कल प्रैक्टिस सेट 4 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।